एंड मेरे पास इंडियन गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप है। प्री प्लान नहीं था कि बचपन से मैंने सोचा हो कि इतना पढ़ना है, हाँ, बट हाँ हो बट गया। ट्रांजिशन हो गया बस इवेंचुअली। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। कितने रिजेक्शंस आए? मेरे को एज सच मतलब नंबर नहीं पता मुझे, बट मैं पिछले एक एक साल से ऐसे बाप रे। टॉपिक्स भेज रहा था बहुत सारे सुपरवाइजर्स को, तो सब जगह से यही आता था कि आई कैन बी योर को सुपरवाइजर और यू कैन कॉन्टेक्ट दिस, यू कैन कॉन्टेक्ट दैट, ऐसे आते थे। इतने ज्यादा रिजेक्शंस आते हैं पहले जॉब मिलने से पहले, तो लगभग 100-150 एप्लीकेशन ऐसे ही हो जाते हैं और फिर रिजेक्शन आता है, फिर ऐसा होता है यार मैं वापस चले जा रहा हूँ। और एक और मस्त चीज मेरे को याद आई है, जेट। और अगर स्कॉलरशिप नहीं मिले तो रफली एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं फिर? जिसके पास कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है उसकी फीस 0 है। मेरे हिसाब से नॉर्मली अगर किसी को लाइफ देनी है तो 1000 to 1100 यूरो बहुत सफिशिएंट है। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी होंगे ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी पार्ट टाइम पोजीशंस आती है, जैसे आप स्टूडेंट एम्बेसडर बन सकते हो करियर डेवलपमेंट सेंटर में। वहाँ पे आपको सीवी रिव्यू करने होते हैं या बच्चों को गाइड करना होता है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं। Before we jump on to our conversation, I would like to introduce today's guest. Today we have on our podcast Mr. Sachin Yadav, and he is a PhD student. He is pursuing his PhD in disability law here in University of Galway, Ireland. In this conversation, I will try to explore how was his journey, what was his thought process behind choosing PhD, behind choosing the university, what were the scholarship available, how was the process, what are the things one should know before moving to Ireland or choosing Ireland for the studies, and what are the essentials one should bring before coming to Ireland. All the things like what is the first plan of action one needs to take once they are in Ireland, and many more things. Before we start to that conversation, I would really like to thank him for providing me the studio, which you will see in the conversation. He has been involved in many social activities. He has been a part of the student union. He has also been recently elected for the student union position. And yeah, he's been involved in so many activities. So I think he would be the best candidate to help you all explore opportunities in Ireland for masters, for PhD in particular as well. So without further ado, let's begin the conversation. Hello भाई, हेलो क्या हाल ब्रदर, है? बढ़िया बढ़िया। तो वेलकम टू थर्ड एपिसोड आई थिंक ऑफ दिस पॉडकास्ट। तो आप एक इंट्रो से स्टार्ट करते हैं कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे एंड कैसे आना हुआ आयरलैंड। तो मेरा नाम सचिन यादव है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे में पीएचडी कर रहा हूँ स्कूल ऑफ लॉ के अंदर। और मेरे पास दिस इज माय सेकंड ईयर एंड मेरे पास इंडियन गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप है। ओह नाइस। यस एंड यस दैट्स इट। अच्छा है यार पीएचडी मतलब बहुत ज्यादा कमिटमेंट है, बिकॉज जब मैं मास्टर्स किया अभी तो मैं सोच रहा था कि यार पीएचडी करना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए, बट देन मैंने सोचा यार 4 साल लगेंगे उसमें, बहुत बड़ी कमिटमेंट हो जाएगी, तो फिर मैंने बोला यार जॉब कर लेते हैं, इंडस्ट्री चूज करते हैं, एंड देन अगर आगे जाके मन करेगा तो पीएचडी पे वापस आ जाएंगे। तो मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि यार ठीक है आई कैन कमिट 4 years? ओके, सो लाइक दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ तो मैंने मास्टर्स एनएलयू दिल्ली से किया। ओके। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़े दिन कोर्ट जाना शुरू किया था, लेकिन उस टाइम पे कोविड था, तो कोविड के टाइम पे सच कोई ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, सारे कोर्स वगैरह भी बंद थी और बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स थे। और उसी टाइम में ऐसे स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहा था काफी टाइम से। तो फिर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले लिया था ओके। थोड़े दिन के लिए। बट फिर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी और मेरा यहाँ से मतलब मेरा पिछले एक साल से उस टाइम पे एक साल से मेरी बात चल रही थी मेरी सुपरवाइजर से यहाँ पर, अच्छा कि ऐसे मेल्स के थ्रू कि भाई मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका था और आगे प्रोसीजर चल रहा था कि बहुत सारी मीटिंग्स हो गई थी हमारी, राइट, और स्कॉलरशिप पे हमारी डिस्कस हो रहा था। फिर उसके बाद मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेटर आया कि भाई आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म हो गई है। सही है। मैंने कहा ठीक है डन। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे अपना जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब था वहाँ पे मैंने अपना कैंसिल किया और फिर यहाँ पे मैंने अपना प्रोसीजर शुरू किया। ओके। और फिर सारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, वीजा, फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, सारी चीजें करके एंड देन आई एम हियर। और सही है यार, मतलब आपका पहले से था कि मतलब पीएचडी करना है या फिर जैसे कोविड के वजह से हुआ कि यार अब कर लेते हैं? नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि पीएचडी करना है, मेरा ये था कि बाहर जाना है। अच्छा ठीक है,
और जो मेरे को स्कॉलरशिप मिल रही थी या तो वो मास्टर्स के लिए मिलती है या पीएचडी के लिए। राइट। तो मैंने सोचा कि मास्टर्स में आपको 1 साल की मिलेगी, तो आप 1 साल में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, तो फिर मैंने 4 ईयर थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस चूज किया कि भाई पीएचडी भी हो जाएगी और पीएचडी के बाद ऐसे प्रोफेसर, मतलब मेरे को टीचिंग का थोड़ा शौक है, तो टीचिंग और लॉ में टीचिंग इज अ बिग थिंग। तो मेरे को था कि पीएचडी हो जाएगी, बाहर का एक्सपोजर भी होगा और उसके बाद आपका जो वो है जॉब सिक्योरिटी भी हो जाएगी। तो इसलिए आई चूज पीएचडी। ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि बचपन से मैंने सोचा हो कि इतना पढ़ना है, बट हाँ हो गया, ट्रांजिशन हो गया इवेंचुअली। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। एडमिशन हुआ तो यहाँ आ गए। मेरा एलएलएम में भी कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि मुझे एलएलएम करनी है। उस टाइम पे भी कोविड के स्टार्टिंग था, तो एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस हो गया, वहां पे एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद हाँ मतलब बस मैंने ये सोचा था कि किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करूंगा, वो मेरी हुई थी क्रोडीमल कॉलेज से। देन फिर मेरा लॉ में एडमिशन हो गया, लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड देन उसके बाद एनएलयू दिल्ली, और राइट नाउ आई एम डूइंग पीएचडी हियर। बहुत सही है। सब कुछ ऐसे आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, बट आई एम जस्ट फॉलोइंग द पाथ। पर आपको इंटरेस्ट होगा ना लॉ में कि बहुत ज्यादा, तब जाके 4 साल कमिट किया, नहीं तो फिर नहीं मतलब अगर किसी को पीएचडी करनी है तो मतलब आपको मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ये, तो आपको ना सारी चीजें छोड़ के करना होगा। जैसे आपका दिस इज द एज ऑफ गेटिंग मैरिज ऑल्सो, तो आपको वो सब चीजें भी सॉर्ट करनी होंगी, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, बट आप पीएचडी में मैं आने वाला टॉपिक पे कि फाइनेंशियल कैसे है, तो पहले पीछे जाके एक बार वो मतलब इसके बारे में पूछता हूँ कि अब अगर आपने एप्लीकेशन किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली आयरलैंड चूज किया था कि बाकी कंट्रीज भी थे, कि जैसे यूएस है या ऑस्ट्रेलिया है, वो कहाँ कैसे, मतलब बेसिकली प्रोसेस कैसे हुआ, एंड देन जाके फिर आगे भी आते हैं कि कैसे। आई विल कम वन बाय वन। तो मैंने आयरलैंड क्यों चूज किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ एलएलएम कराती है डिसेबिलिटी लॉ में, बाकी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे एलएलएम स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी लॉ में नहीं होती है। तो और मेरा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक में मैं काम कर रहा हूँ, जिसपे मेरी थीसिस है, जिसपे मेरी रिसर्च है, वो है डिसेबिलिटी लॉ। तो मेरे को किसी ऐसी जगह जाना था जहां पर मेरी रिसर्च की वैल्यू हो, और यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी लॉ, इनका डायरेक्ट यूएन से भी टाई अप है। हर साल इनका समर स्कूल होता है यूएन के साथ, इस साल भी है, अभी थोड़े दिन बाद शायद मंडे से है, 17 to 21। तो हर साल एक ये होता है अपॉर्चुनिटी, और यहाँ से इंटर्नशिप मिलती है यूएन में, हर साल कुछ स्टूडेंट्स को भेजा जाता है। तो दिस इज माय रीजन टू चूज दिस कंट्री एंड चूज दिस यूनिवर्सिटी। Like if you will search anything about disability law, then University of Galway will be at rank 1. Rank 1. So that's why I chose this university. And what's the process? So PhD का process मतलब as compared to masters बहुत different है। Masters में normally आपका जो admission time होता है September intake और sometimes January में होता है, yes. लेकिन PhD में आप throughout the year आ सकते हो। Okay. और PhD का क्या होता है कि जैसे आपको अपने सुपरवाइजर को सेलेक्ट करना है पहले, या सुपरवाइजर को आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे आप काम करना चाहते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड या तो सबसे पहले काम करो कि जिस कंट्री में जाना चाहते, जैसे टॉप 5 कंट्रीज आप चूज कर लो, उसके बाद टॉप 5 कंट्रीज में टॉप 5 यूनिवर्सिटीज सर्च कर लो, फिर उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके आप स्कूल ऑफ लॉ की जो भी वेबसाइट होगी उनकी, उस पर जाके जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो प्रोफेसर है वहां पर, जैसे मैंने डिसेबिलिटी लॉ में ढूंढे थे, तो अगर आपको जैसे एम्प्लॉयमेंट लॉ या ह्यूमन राइट्स पे काम करना है, तो आपको क्या करना है कि उनके प्रोफेसर्स ढूंढने हैं, उनको फिर उनकी ईमेल करना है कि आपका सीवी, आपका प्रपोजल और आपका कवर लेटर, कि भाई मैं आपके साथ रिसर्च करना चाहता हूँ और मेरे आपका मैंने प्रोफाइल पढ़ा है और अवर थिंग्स आर मैचिंग, रिसर्च टॉपिक्स आर मैचिंग। तो ऐसे अब फिर क्या होगा, अगर मतलब 90% लोग जो है रिजेक्शंस आते हैं, ठीक है, 90% आपको मेल्स के रिप्लाई नहीं आएंगे, ठीक है, 90 नहीं मतलब मान लेते हैं 60-70% आपको रिप्लाई नहीं आएंगे, और जिनका आएगा रिप्लाई उनमें ये होगा कि या तो आपका कि मेरे पास ऑलरेडी सुपरवाइजर स्टूडेंट्स हैं, आई कैन नॉट सुपरवाइज दिस ईयर, कुछ कहेंगे कि आई कैन बी योर को सुपरवाइजर, कुछ कहेंगे कि आई कैन जस्ट लाइक वी डोंट हैव एनी स्कॉलरशिप एंड वी डोंट हैव एनीथिंग, कुछ कहेंगे कि लेट्स डिस्कस। तो जहां पे किसी ने बोले डिस्कस योर टॉपिक, बस उस पिन को लेके, उस पॉइंट को लेके आपको आगे बढ़ना है, और बस वही आपका एक पॉइंट होगा कि भाई यही है अपनी सुपरवाइजर, बस। सही है।
कितने रिजेक्शंस आए थे? मेरे को एज सच मतलब नंबर नहीं पता मुझे, बट मैं पिछले एक एक साल से ऐसे बाप रे। टॉपिक्स भेज रहा था बहुत सारे सुपरवाइजर्स को। तो सब जगह से यही आता था कि आई कैन बी योर को सुपरवाइजर, और यू कैन कॉन्टेक्ट दिस, यू कैन कॉन्टेक्ट दैट, ऐसे आते थे। क्योंकि जैसे अभी मैं टेक में हूँ, मास्टर्स के बाद आपको पता रहेगा, तो हाँ लाइक इतने ज्यादा रिजेक्शंस आते हैं पहले जॉब मिलने से पहले, तो लगभग 100-150 एप्लीकेशन ऐसे ही हो जाते हैं और फिर रिजेक्शन आता है, फिर ऐसा होता है यार मैं वापस चले जाता हूँ। मतलब लिटरली मेरा हो गया था। तो आप वो पीएचडी में मेरा एज सच इतना वो नहीं होता, मतलब ये हुआ था कि बहुत सारे रिजेक्शन आ रहे थे, बट मैंने पीएचडी शुरू कर दी थी ऑलरेडी इंडिया में। हाँ, वो तो मेरे को था कि चलो अगर आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो अपन कर ही रहे हैं। हाँ। तो बट रिजेक्शन आए थे, ऐसे बहुत ज्यादा नंबर नहीं आए थे, मैंने बहुत ज्यादा भेजा भी नहीं था। स्पेसिफिक इस फील्ड में कुछ ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो सबको जिनको भेजा था उनमें से काफियों का आया था कि हम वी कैन बी योर को सुपरवाइजर, एंड काफियों ने बोला कि वी विल रिकमेंड दिस पर्सन, दिस गाय। तो ऐसे हुआ था। फिर अगर आपका सुपरवाइजर ने एक्सेप्ट कर लिया, देन आपका क्या प्रोसेस है, आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। इफ यू हैव स्कॉलरशिप बिफोर दैट देन इट इज ओके, इफ यू डोंट हैव देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। हर यूनिवर्सिटी में अपनी उनकी स्कॉलरशिप्स होती हैं, और जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री की गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है। तो आपको उन दोनों की टाइमलाइंस चेक करनी होंगी। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वालियर में हार्दिमन स्कॉलरशिप होती है फॉर पीएचडी, तो उसमें अभी इस साल की डेट चली गई है। हर साल मतलब जनवरी फेब के आसपास उसकी डेट्स आती हैं। तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने सुपरवाइजर से बात करनी है कि भाई आप सुपरवाइजर से अप्रूवल लेने के बाद स्कॉलरशिप अप्लाई कर सको। तो मतलब सुपरवाइजर से पहले वो लेना है कि हाँ आप मतलब वो तुम्हारा सुपरवाइजर बनने के लिए रेडी है, वो कुछ फॉर्मल लेटर, एंड देन लाइक इफ योर सुपरवाइजर इज रेडी देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, राइट, एंड इफ यू गेट द स्कॉलरशिप देन यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज। सही है। तो आपको हार्दिमन वाली मिली कि आपने बोला इंडिया वाली मिली, तो वो कैसे? हार्दिमन स्कॉलरशिप मेरे को सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे भी कोई स्कॉलरशिप होती है, क्योंकि मैंने इतना कोई रिसर्च नहीं करी थी पहले स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि मेरे को इंडियन गवर्नमेंट से मिल गई थी। तो इंडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है बहुत सारी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, तो वो स्कॉलरशिप देता है। ऐसे ईयरली 20 स्कॉलरशिप होती है उनकी, फॉर मास्टर्स और फॉर पीएचडी। तो मैंने उसमें पिछले मतलब मेरे को मास्टर्स के लिए पहले मिली थी, बट फिर मास्टर्स में मैंने एनएलयू दिल्ली से कर ली, तो फिर मैंने यहाँ पर की, और पीएचडी के लिए मैंने दोबारा अप्लाई किया, और फिर मेरे को पीएचडी के लिए अलॉट हो गई वो। और अगर स्कॉलरशिप नहीं मिले तो रफली एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं फिर? अगर आपको पता अगर जैसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है किसी को, तो नॉर्मली जिसके पास कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है उसकी फीस 0 है यूनिवर्सिटी में, पीएचडी के अंदर। ये नॉर्मली मतलब नॉट एवरी यूनिवर्सिटी बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर फॉलोइंग दिस रूल। अगर किसी स्टूडेंट्स पे स्कॉलरशिप नहीं है तो वो उनको फीस नहीं है, ठीक है। और आपका जो मंथली एक्सपेंसेस होता है, अगर आप गॉलवे की बात करें स्पेसिफिकली, तो 650 to 700 आपका रेंट जाएगा, राइट। एंड देन आपका अगर वेजिटेरियन हो लाइक मी, तो आपको ग्रोसरीज में मैक्सिमम जाएगा 200 यूरो फॉर अ मंथ। आप एक बार जाओगे शॉपिंग करने तो 50-60 यूरो मैक्सिमम तक होता है। और मतलब 700 प्लस 200 900, और 50 यूरो मान लो मिसलेनियस, 50 और 100 मैक्सिमम, तो 1000 यूरो इज फॉर बेसिक लिविंग। और अगर आपको अय्याशी करनी है, घूमना है, फिर तो आप किसी भी दिन जाओ, क्लब जाओ और बहुत सारे पैसे उड़ा दो, वो आपके ऊपर है। तो मेरे हिसाब से नॉर्मली अगर किसी को लाइफ जीनी है तो 1000 to 1100 यूरो बहुत सफिशिएंट है। ओके, तो फिर वो 4 साल चलेगा। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी होंगे ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज, या टीचर आप असिस्टेंट या कुछ कर सकते हो। सो इफ यू आर अ पीएचडी देन यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी पार्ट टाइम पोजीशंस आती हैं। जैसे आप स्टूडेंट एम्बेसडर बन सकते हो करियर डेवलपमेंट सेंटर में, वहां पे आपको सीवी रिव्यू करने होते हैं या बच्चों को गाइड करना होता है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद आपको इन्विजिलेशन में आपको पार्ट टाइम कर सकते हो, इन्विजिलेशन वाला भी इज अ गुड अमाउंट। फिर आप टीचिंग असिस्टेंट कर सकते हो कॉलेज के अंदर। आप जो भी टीचर्स मेन प्रोफेसर होते हैं उनको असिस्टेंट चाहिए होती है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और सबसे एक और मेन आता है ट्यूटोरियल पोजीशंस।
तो यहाँ पर ट्यूटोरियल्स के लिए जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफर किया जाता है। तो अभी जैसे स्कूल ऑफ लॉ में कुछ वैकेंसीज आई हैं, तो आप उसमें अप्लाई करो, और आपको अगर कोई सब्जेक्ट आपके मनपसंद का है तो आप उसमें अप्लाई करो और यू कैन गेट दैट थिंग। तो आप बच्चों को ट्यूटोरियल्स? यस, लाइक ट्यूटोरियल्स होते हैं कि जैसे एक लेक्चर हुआ, एक कोई सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि ह्यूमन राइट्स एक सब्जेक्ट है, तो पहले प्रोफेसर उनको पढ़ाएंगे पूरा, लास्ट के 5th वीक, मतलब 5th वीक ऑफ द लास्ट सेमेस्टर, तब से ट्यूटोरियल्स शुरू हो जाते हैं कि उनका कोर्स खत्म हो जाएगा, बट उनको ट्यूटोरियल्स हैं कि आपको कोई भी डाउट है तो वो पूछना है, वो आपके ये जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं वो कवर करते हैं। यस, हम मतलब जो भी सेलेक्ट होता है वो लोग कवर करते हैं। इसके अलावा आप स्टूडेंट यूनियन में भी कुछ ऐसे पार्ट टाइम पोजीशंस होती हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कुछ और ज्यादा करना है तो फिर जितने भी अपनी यूनिवर्सिटी में कैफेज हैं या फिर लाइब्रेरी इज अ गुड ऑप्शन। लाइब्रेरी में भी काफी पार्ट टाइम अवेलेबल हैं, जैसे कि बुक्स रखनी होती हैं बस, मैनेजमेंट और तो बस ये मतलब और भी काफी मतलब अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। मतलब इफ यू आर इन द यूनिवर्सिटी यू कैन गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, और बस आपको एक्टिव रहना है। आपको यहाँ पे ऐसे नहीं कि भाई आप घर पे हैं और लाइब्रेरी में हैं सिर्फ, तो आपको ऐसे आसपास भी देखना है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। एक्टिव रहने के इसमें तो आपसे ही सीखना पड़ेगा। मैं जस्ट एंटर कर रहा था एंड मैंने वो पोस्टर देखा वोट करके, भाई सही है। हाँ, मतलब मेरे को थोड़ा ऐसे अंदर से है कि सोसाइटी की सेवा करनी है, और स्टूडेंट में रहा हूँ मैं पिछले काफी टाइम से, तो इलेक्शंस में लड़ा था और मैं जीत गया यहाँ पर। सही है यार, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च ऑफिसर। अरे कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सही है। यस, तो अभी ये तो हो गया कि स्कॉलरशिप मिल गई, फिर आपने यहाँ का भी बता दिया, कवर कर लिया। मेरे को वो जानना है कि वीजा प्रोसेस कैसे था, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, एंड ज्यादा हेक्टिक था कि ठीक है इजी था? ओके, सो वीजा प्रोसेस मेरे लिए बहुत आसान हुआ था, क्योंकि मतलब मैं सच बताऊं तो मेरा तो 3rd डे पे मेरे को मैसेज आ गया था कि यू हैव बीन योर वीजा इज क्लियर। ओह, 3rd डे में। काफी सही है। और फिर नहीं वो दोबारा बता क्या हुआ था मेरे साथ, मैं भूल गया। यस, हाँ, तो वीजा प्रोसेस में मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ था कि मतलब मेरे को 3rd डे मेरे को मेल आया कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन और चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने वो भी एक दिन के अंदर ही पुलिस वेरिफिकेशन करा के मेल भेजा, और 5th डे फ्रॉम द 1st डे 5वें दिन मेरे पास पासपोर्ट मेरे घर पे था। सोचो, 5 दिन में मेरा बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक कुछ किया था क्या? नहीं, मैंने फास्ट ट्रैक भी नहीं किया था, मैंने कुछ ऐसा नहीं, मैंने नॉर्मल अप्लाई किया था, 5 दिन के अंदर मेरे पास मेरा पासपोर्ट था। सही है। तो मैं मतलब मेरे को तो कोई ऐसा इश्यू नहीं आया, क्योंकि या फिर ये इसलिए भी हो सकता है, जैसे सितंबर पीक टाइम होता है और जनवरी फेब पीक टाइम होता है। मैं आया था दिसंबर में, तो उस टाइम पे कोई ऐसे स्टूडेंट आते नहीं है, वो भी खाली होते हैं, तो शायद इसलिए हुआ हो कि भाई एक ही स्टूडेंट है, कर दो। 5 दिन में पीएचडी। एक मिनट, अरे लाइट, अरे सेंसर कहाँ गए? आ गए। सेंसर चले जाते हैं यहाँ पे। थोड़ा ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट कभी कभी होता है कि पॉडकास्ट शूट कर रहे, लाइट बंद हो गई, ऐसे करना पड़ता है। तो कैसे लगा बेसिकली गॉलवे, कैसे लग रहा है बाहर आके? जो गॉलवे था मतलब मैं बहुत बिग सिटी से हूँ, मतलब मैं दिल्ली से हूँ, नोएडा से स्पेसिफिकली। तो गॉलवे में जब मैं पहली बार आया तो मुझे लगा मैं किसी गांव में आ गया हूँ। सच में, मतलब यहाँ पे डबल स्टोरी से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं है, और यूनिवर्सिटी में भी 1-2 बिल्डिंग्स हैं, बट अगर आप आसपास कहीं जाओगे तो डबल स्टोरी से ऊपर कुछ है ही नहीं। राइट। और इतना मतलब ऐसे साफ सुथरा और पूरा ऐसे ग्रीनरी है बहुत ज्यादा। तो मेरे को लगा किसी गांव में आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे अब पढ़ना होगा। जैसे हम इंडिया में कहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं, वैसा सेम मेरे को फीलिंग आई थी स्टार्टिंग में। और लेकिन जब मैं आया था उस टाइम पे दिसंबर था, और दिसंबर में भाई 5 बजे एकदम अंधेरा हो जाता था। तो मुझे लगा कि ये यहाँ तो लाइफ अच्छी नहीं है, मतलब क्या होगा मेरा। डिप्रेसिंग है काफी। लेकिन फिर जैसे ही समर्स आए, तो समर्स आर ब्यूटीफुल है। समर्स में आपको रात को 10 बजे तक ऐसे सन आपके ऐसे सामने है, क्या हो रहा है ये। तो मैं बहुत ज्यादा शॉक था। और फिर यहाँ पे एक और चीज मैंने ऐसे नोटिस की कि टाइम चेंज करना पड़ता है। मतलब ये इंडिया में मैंने नहीं सोचा था कि भाई ऐसा भी कुछ होता है, तो टाइम भी चेंज करना पड़ता है। और ऐसे रात को 10 बजे तक आपको सूरज दिख रहा है सामने, तो आप सो नहीं पा रहा था मैं। बट हाँ, ओवरऑल यहाँ के जो स्टाफ है बहुत वेलकमिंग है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप नॉर्मली मैं उनसे पूछूंगी भाई मेरे को यहाँ जाना है या मेरे को ये काम है,
तो अगर जैसे मैं किसी से पूछता हूँ यहाँ जाना है, तो वो मेरे को छोड़ के आते हैं कि भाई ये दिस इज योर प्लेस, यहाँ पे जाना है आपको। और अगर मैं किसी को मेल पे पूछूं कि मेरे को ये कुछ इसमें कुछ हेल्प कर दो, तो वो ना 5-6 सॉल्यूशंस भेजते हैं कि भाई दीज आर द ऑप्शंस, वट एवर यू वांट टू चूज। तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज्यादा वेलकमिंग है, और यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मतलब नो डाउट इन दैट। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, कोई ऐसा रेसिज्म, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मैंने अभी तक फेस नहीं किया। आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 2 years, कुछ नहीं हुआ है, और बहुत सेफ है। मतलब आप रात को 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, कभी भी आप कहीं भी पूरे गॉलवे में कहीं भी घूम लो, बहुत सेफ सिटी है गॉलवे। हाँ, और वो तो मैंने भी नोटिस किया है, साल भर मेरा भी हो गया, 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, तो कभी भी निकलो सेफ लगता है, ऐसे कभी लगा नहीं कि यार कोई मेरे को अटैक करेगा या चोरी होएगा। हो सकते हैं। डबलिन में मैंने केसेस सुने, हाँ, बट यहाँ पे मैंने कोई केस अभी तक सुना भी नहीं है। गॉलवे में ऑलवेज काफी सेफ। सही है। बैक पैकिंग के वापस आते हैं कि बाहर जा रहे, जैसे मैं आया था मास्टर्स, मैं तो सिर्फ मास्टर्स के लिए आया था, आप तो 4 साल पीएचडी के हिसाब से आए हो। मैं 1 साल आया था, पूरा घर लेके आया था कि भाई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है। बट अब जाके समझ रहा है कि क्या नहीं चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो आपका कैसे था? क्या यार मैं अपना पर्सनली बताऊं ना, तो मैं बहुत ज्यादा सामान नहीं लेके आया था। मैं सिर्फ वो जो 23 किलो का बैग होता है वो, और एक जो मेरे पास कैबिन बैग होता है 7 kg, बस वही 2 लाया था मैं। उसके अलावा मैं कुछ नहीं लाया था, और उसमें भी ना मेरे कुछ कपड़े थे, कुछ बेसिक सामान था, जैसे कि अडेप्टर हो गया, यूनिवर्सल अडेप्टर, एंड मेरा मतलब मैंने मोस्टली चीजें यहाँ से खरीदी। जब मैं सेकंड टाइम गया था तब मेरे को पता था कि क्या क्या चीजें लेकर आनी है। तो उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको लेकर, मतलब अगर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे आते हैं, तो फोन, लैपटॉप, चार्जर कुछ लाने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास है वो ले आओ, लेकिन नया खरीद के मत लाओ, क्योंकि सेम अमाउंट का पड़ता है, और यहाँ से आप ले सकते हो अगर आपको लेना ही है तो। मतलब खरीद के मत लाओ नया। आपको क्या लाना है? एक लाना है अडेप्टर, यूनिवर्सल अडेप्टर। एक आता है नॉर्मल वाला जो हर शॉप पे मिलता है, वो सफेद वाला कुछ। उसको ना मतलब आप लगाओगे तो उसको लगाने के लिए एक सपोर्ट चाहिए। तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ना एक अच्छा वाला लेकर आना अडेप्टर। वो क्रोमा का ले आओ, या तो मैं क्रोमा का भी लास्ट टाइम लेकर आया था, वो अच्छा है काफी। तो क्रोमा का अडेप्टर ला सकते हो, या कोई और अडेप्टर अच्छा वाला। अदरवाइज आपका जो है वो उसको अटकाते ही रह जाओगे। मतलब वो अरे इधर फिक्स कर, उसमें अपना आपका फोन चार्जर भी नहीं लगेगा उसमें, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपको अडेप्टर लेके आना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लानी है आपको कुकर। खाने की चीजें में आते हैं तो यहाँ पे गाइस कुकर मिलता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से एशियन स्टोर्स होते हैं उनपे मिलता है। बट आप कुकर लेके आओगे तो आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे खाना जो है ना खुद बनाना पड़ेगा, खाना सीख के आना है। खाना बनाना सीखना है, खाना सीख के आना, थोड़ा बहुत बेसिक, क्योंकि खाने के लिए यहाँ पर आपको खुद बनाना है। मैं डेली खुद बनाता हूँ खाना। और कुकर लेके आना है आपको, और अगर आप ला सकते हो तो चकला बेलन ले आना। अगर आपको रोटी बना सकते हो, पराठे बना सकते हो, तो चकला बेलन और कुकर आप जरूर लेकर आना। और चकला मतलब वो चकला जिसपे हम वो रोटी आटा वो पराठे बनाते हैं ना, जिसपे एक तो बेलन हो गया गोल, और जिसपे रखते हैं वो, दैट इज चकला। मुझे पता नहीं हमारे अच्छा, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर? वो भी आते हैं बेलन, और बट याद नहीं यार, मम्मी से पूछना पड़ेगा। हाँ, तो चकला बोलते हैं हमारे यहाँ, तो चकला बेलन। ठीक है, वो ला सकते हो। और खाने, और हाँ, मतलब ये जो आपके होते हैं ना, मैंने वो तो सब यहाँ पे मिल जाएगा। चकला बेलन, कुकर, यूटेंसिल्स में कुकर हो गया आपका, चकला बेलन हो गया। फिर आई थिंक पैन, एक पैन ला सकते हो। पैन वैसे नॉर्मली यहाँ मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग पैन फ्राई बहुत करते हैं। बट आप अगर पैन लाना चाहते हो तो एक पैन ले आना कि भाई आप उसमें चाय भी बना लो। और मतलब वो वाला पैन जो थोड़ा, अच्छा वो ऐसे वाला कढ़ाई टाइप्स, कढ़ाई टाइप्स नहीं, बट मतलब ऐसे पतीला जैसे। हाँ, तो वो ला सकते हो। उसमें क्या कहते हैं, आपको चाय भी बना लोगे, उसमें आपके चावल भी उबल जाएंगे, वो मल्टीपर्पज होगा। राइट, ठीक है। और क्या ला सकते हैं? अरे ये 2 चीजें होगी। और यूटेंसिल्स में चम्मच वम्मच कुछ, चम्मच वगैरह यार यहाँ पे जितने घर होते हैं ना, सब लोग देते ही हैं। राइट, चम्मच वगैरह सब देते हैं। बट आप अपना लकड़ी का वो ला सकते हो। जैसे आपका कुकर होगा तो कुकर में आप स्टील का यूज नहीं करोगे, तो लकड़ी का चमचा होता है, वो ला सकते हो आप। और मतलब क्योंकि और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको तो कोई ऐसा इशू आएगा नहीं
क्योंकि यूटेंसिल सब घरों में, सब हॉस्टल्स में रहते हैं, बट मैंने अपने पर्सनल अलग कर रखे हैं क्योंकि वेज। मैं वेज हूँ। हाँ। सिंपल। और क्या ला सकते हैं? मसाले कुछ। ओ यस, हाँ। वो मेन इंग्रेडिएंट तो मसाले मिल ही गाइस, गए। मसाले। भाई एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे मिलता सब कुछ है पर बहुत महंगा मिलता है। और यहाँ के जो मसालों का जो टेस्ट है ना, वो एज कम्पेयर टू इंडिया वो टेस्ट नहीं है। राइट। मतलब यहाँ पे बहुत लाइट हो जाता है वो टेस्ट ना। तो आपको ना हल्दी का पैकेट, ठीक है, आपको जीरा, ठीक है, आपको धनिया, धनिया पाउडर एंड धनिया प्रॉपर पूरा, हाँ। और क्या लाना होगा? लाल मिर्च अगर आप खाते हैं तो। मैं नहीं खाता, मैं हरी मिर्च खाता हूँ, ठीक है। तो ये, और ये ना ऐसे नहीं लाना कि थोड़ा थोड़ा ले आओ भाई, 1-1 किलो के पैकेट लाना, चलेगा हाँ, कि आपका। साल भर हाँ, निकल जाना 1-1 किलो चाहिए। के पैकेट लाना हाँ। इनके। और इनके अलावा हाँ, हींग, यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है हींग। हींग का तो ज्यादा, जितना ज्यादा ले आओगे उतना बेटर है आपके लिए। सही बात। हींग ले आना। और अगर मैगी खाते हो आप तो मैगी के कुछ पैकेट्स ले आना, नूडल्स के पैकेट ले आना, क्योंकि स्टार्टिंग के आपका 15-20 दिन ऐसे निकल जाए। मम्मी से अपनी नमक पारे बनवा लाना, गुंजिया। अच्छा, नमक पारे क्या होता है? पराठे जैसे? नहीं नहीं, नमक पारे जागरण में गए हो? हाँ, नहीं शायद। नहीं। बट जो अगर व्यूअर्स में से कोई हाँ, होगा तो वो बता देगा कि भाई ठीक ये है। होता है, तो इसलिए नमक कल पारे बनाएंगे। मतलब ऐसे वो उसके बनते हैं, मैदा के बनते हैं, हाँ। उनको फ्राई ऐसे इस शेप में काट के, गोल या कैसे भी, और उनको बस फ्राई करना होता है। ओके। मतलब वो ऐसे मंचिंग के लिए बढ़िया है। हाँ, स्नैक्स जैसे। स्नैक्स, हाँ हाँ हाँ। स्नैक्स में आपको कुछ लाना है। और मतलब मसाले जो, जितने आप मसाले खा सकते हो, वो गरम मसाले का पैकेट होता है जो डी मार्ट से या कहीं से भी मिलता हाँ। है, वो आप ला सकते हो। तो मसाले आप प्लीज कैबिन बैग में मत रखना, मैंने गलती करी थी लास्ट टाइम। आप जो मेन चेक इन बैग चेक इन होता बैग है। है हाँ। उसके अंदर लेकर आना, ओके। जितने मसाले हैं। और ड्राई फ्रूट्स लेकर आना। हाँ। आप अपने काजू बादाम किशमिश, ये सब, काजू बादाम किशमिश ये सब आप अपने कैबिन बैग में भी ला सकते हो। मैं लेकर आया हूँ पिछले 3-4 बार। तो उसमें अपने 1-1 2-2 किलो जितना भी लाना है आपको, वो कैबिन बैग का वेट होता नहीं है, थोड़ा चालाकी से आप अगर लाना चाहते ला हो तो सकते हो। ले आ सकते हो, ठीक है। मसाले हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, कुकर हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कुछ ऐसा कुछ हाँ, मतलब जो तुम और वहाँ यूज हाँ कर रहे हो वही वही गाइज, लेके आओ। यहाँ पे ना मिक्सी बहुत महंगी है। मिक्सर मिक्सर मिक्सर, हाँ हाँ मिक्सर हाँ। बहुत महंगा मिलता है। हाँ। तो आई विल सजेस्ट, इंडिया में 2-2,500 रुपए का मिल जाता है। राइट। तो आप, अगर आपके पास वेट है तो मिक्सर मिक्सर ले ले लो। आना। मैं भी जब सेकंड टाइम गया था तो लेकर आया था। हाँ। मुझे लगता है यहाँ पे मिक्सर नहीं मिलता, वो ब्लेंडर मिलता है। आप हाँ उसमें आप जैसे हम, मतलब मेरे इसमें शेंगदाने का कूट रहता है, तो हाँ पीनट्स को वो करते हैं, वो नहीं होता प्रॉपरली इनके ब्लेंडर से, वो प्रॉपर फाइन पाउडर नहीं बनती जो हाँ, तो मिक्सर में उसके लिए फिर बनता। हमें हाँ, मिक्सर इंडिया इंडिया, से लाना हाँ, पड़ेगा। इंडिया से ही बेटर है। मिक्सर बहुत जरूरी है। और व्हाट एल्स? स्टेशनरी विशनरी तो स्टेशनरी के मुझे कोई नहीं जरूरत लगता नहीं है, कुछ यहाँ पे लाने की सब लोग जरूरत। भाई लैपटॉप और फोन से पढ़ते हैं, आपको कोई लिखने का कोई हाँ काम ही नहीं होगा। हाँ। और अगर आपको पढ़ने का मन है तो लाइब्रेरी में सब कुछ मिलता है, सब अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के पास। कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, स्टेशनरी लाने की कोई जरूरत नहीं है। और कपड़े, हाँ, लेट्स कम टू क्लोथ्स। भाई डिकैथलॉन जाओ, और हाँ वहां से एक तो रेन जैकेट, रेन हाँ प्रूफ जो जैकेट हाँ। होती है वो ले लेना। और शूज थोड़े ऐसे ले लो कि जो पानी में थोड़ा बहुत, अगर, क्योंकि यहाँ वो पे ना भाई 24 घंटे शावर होता, 24 घंटे शावर होता रहता है। मतलब आप बाहर निकलोगे तो बारिश हो भाई रही बारिश हो रही है, एक एक मिनट बाद धूप हो रही है, फिर से तूफान आ रहा है। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। एक तो ऐसे वुलन कपड़े ले आना कि भाई है। आपको ठंड ना लगे, क्योंकि आप इंडिया से आओगे तो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस दिखेगा, तो आपको ठंड लगेगी। वुलन कपड़े ले आना, जैकेट एक अच्छी सी डिकैथलॉन से ले लेना। और अगर एक एक लेना, ज्यादा मत लेना, मैं क्योंकि सबको, जो भी पूछ रहा है ना, मैं सबको वो डिकैथलॉन वाली एक ब्लैक कलर की जैकेट हाँ आती हाँ, है, 2 यस लेयर या 3 यस लेयर, यस। मैं सबको, भाई वो मस्त है, वो ले लो। हाँ हाँ, वो लेकर तीन आओ। चार हजार की है बट ले लो, वो तुमको 4 साल चलेगी। 3-4 हजार की है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लोगे तो फिर तो और मिनिमम मिनिमम यहाँ पे अगर कुछ भी लेने जाओगे ना, हाँ, 70 यूरो 80 यूरो तक मिलेगी। एग्जैक्टली। तो इससे तो बढ़िया वो है कि आप बहुत तीन बेस्ट हजार है। में यस, इंडिया से ले आओ बेस्ट। बेस्ट। यहाँ का जो बेस्ट है वो फिर और हाई रेंज चली जाएगी। यहाँ पे जो बेसिक है वो आपका 60-70 यस। यूरो है। तो आप इंडिया से ले आओ बेस्ट, 3,000 3,500 तक की हाँ, बेस्ट है। वो बेस्ट है। तो और डीकैथलॉन से आपको शूज ले आना है अच्छे वाले, जो कि अगर आप थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो चल जाए वो उसमें। गीले ना हो। और कोई अ, छाता ला सकते हो, वैसे वैसे छाता चलता नहीं है यहाँ पे,
बस रेन जैकेट लेके आओगे तो उसमें हुडी होनी चाहिए, क्योंकि बारिश होती रहती है तो थोड़ा बहुत आप बच जाओ। और कपड़ों में मेन तो शूज और जैकेट का मेन खेल है। मेरे को लगता है मैं जैकेट की ना लिंक ही डाल दूंगा कि भाई क्योंकि उसमें हुड भी है। हाँ, वो और अंदर से वो वुलन वैसे फ्लीस हमें टाइप डिकैथलॉन वालों हाँ, डिकैथलॉन वालों को हमें पैसे देने चाहिए कि हाँ हमें कि प्रमोट कर रहे हैं। यार मुझे आपका एफिलिएट लिंक दे दो। हाँ। बट हाँ बोलो। नहीं, डिकैथलॉन के नो डाउट्स बहुत अच्छे कपड़े हैं, और मैं तो यहीं पे वही सारे पहनता हूँ और वही ट्राई करता हूँ। और आप क्या ला सकते हैं, कपड़े हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और हाँ, अगर आप, वैसे तो बेडशीट मिलती है नॉर्मली, बट आप लाना चाहते हो तो एक बेडशीट ले आना अच्छी सी, जो आपको यूज करनी है अपने बेड पे। बाकी मुझे भी नहीं लगता कि और ये मतलब एसेंशियल्स हो गए, इसके अलावा जो आएगा वो हाँ, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये बेसिक एसेंशियल्स हो गए। और हाँ, अपने ना भाई सारे डॉक्यूमेंट्स ले आना। हाँ डॉक्यूमेंट्स आपको जो पहले तो वीजा में जो जो चाहिए वो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार के वीजा ऑफिस भेज दो। उसके बाद ना आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपको इमिग्रेशन पे चाहिए होंगे। तो आपको आपका पासपोर्ट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, आपका कॉलेज का लेटर हो गया, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ट्रेवल इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारे इंश्योरेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स ना एक फाइल में अलग से रखना। आपका पासपोर्ट और कॉलेज का जो लेटर है वो आप मेल पे मंगा सकते हो इनसे दोबारा से, अगर खो गया है या कहीं पर है। और सारे डॉक्यूमेंट्स गेट रेडी विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत ज्यादा टाइम वैसे नहीं लगता है, बट आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो फिर इशू हो सकता है। और आई थिंक यहाँ पे बस एक ऐड करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स चेक इन में मत डालना, केबिन में रख लेना, बिकॉज चेक इन बैग इमिग्रेशन के बाद मिलती है। बिल्कुल, तो अगर वहां पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, नहीं, चेक इन बैग में तो रख ही नहीं पाएंगे ना, हाँ, क्योंकि मतलब कभी कभी होता है ना कि उसमें एक्स्ट्रा जिप है तो उसमें डाल नहीं, दे, चेक तो इन सब बैग में नहीं अपने साथ ही। और हाँ गाइज, एक और चीज ले आना, फेस वॉश। हाँ, फेस वॉश और शैम्पू मतलब यहाँ पे मिलते हैं, पर थोड़ा सा कॉस्टली है, तो आप अपने हिसाब से कुछ टाइम के लिए ले आना कि 1-2 महीने चल जाए आपका मस्त बड़ा सा एक फेस वॉश और शैम्पू लेकर आ सकते हो। और एक और मस्त चीज मेरे को याद आई है, जेट। हाँ जेट। तो गाइस आपको मैं बता देता हूँ कि आप अगर पहली बार यूरोप में आ रहे हो, या फिर मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो पहले जा चुके हैं मतलब यूरोप घूमने। तो उन्होंने मेरे को, जब मैं एयरपोर्ट पे था, तो उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक की हमने खरीदी वहां पर, तो उसने बोला ये कोल्ड ड्रिंक की अपनी बैग में डाल ले, खाली बोतल। मैंने कहा भाई पागल है क्या, क्यों खाली बोतल क्यों डाल लूं? तो कहता नहीं तुझे काम आएगी। तो मैंने कहा ठीक है चल, मतलब ये पहले गया हुआ है तो इसको पता होगा। मैंने रखी बैग में, चल दिए। तो मेरा लेओवर था किसी कंट्री में, शायद जहां भी था XYZ। तो वहां जब मैं उतरा, सुबह का टाइम था वो, जब मैं उतरा तो वहां पर मैं वॉशरूम गया कि यहाँ पे तो जेट ही नहीं है। ओहो, मेरी हालत ऐसे खराब, मैंने कहा अब क्या करूं। फिर मैंने उस दोस्त को फोन किया, मैं कहा भाई तू कैसे करता था, मतलब कैसे करते थे आप? तो उसने बोला कि वो बैग कहाँ है? मैंने कहा मेरे पास ही है। कहता उसमें बॉटल है। मैंने कहा बॉटल है तो उसने इस बॉटल को यूज कर। अब मैंने कहा अच्छा, मैं कैसे? कहता बाहर से पानी भर और फिर अंदर यूज कर लियो। तो मैंने वो किया। फिर जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मेरे को अब तो बॉटल ही, मतलब अपन इंडियंस है तो हमें तो भाई वाटर चाहिए, तो हम तो बॉटल यूज करते हैं। फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया तो जेट आता है अमेजोन पे। वो ऐसे बढ़िया जेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। मैं उसे यूज कर रहा हूँ अभी। और वो जेट ले आना आप जरूर, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है। आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, अपने घर में तो चलो आप बॉटल रख लोगे या कोई मग्गा रख लोगे, बट आप इंडिया से आ रहे हो तो जेट पहले से लिया हो। 400-500 रुपए का अमेजोन से घर पे पहुंच जाएगा आपके। जेट ला सकते हो, दिस इज अ मस्ट सजेशन। जेट लेकर आना। सही बात है, नहीं तो टिश्यू यूज करना पड़ेगा। टिश्यू यूज करना पड़ेगा, मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सही बात है। हाँ, सेटिस्फेक्शन जो हमें चाहिए होता है ना, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। सब चीजों में सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये सेटिस्फेक्शन नहीं है। आई थिंक टॉयलेटरीज में टूथब्रश हो गया। हाँ, मतलब ये आप ब्रश, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, ये भी बताएंगे तो फिर कोई हाँ वही आप ब्रश, कोलगेट जो भी आप अपना करते हैं, और शैम्पू और ये तो हमने बता ही दिया है। व्हाट एल्स यू नीड? आई थिंक ये बेस्ट, मतलब ये मेन चीजें तो कवर हो गई है। इसके बाद जो तुमको पसंद आए वो हाँ, इसके अलावा आप अपनी लग्जरी के हिसाब से आपको कुछ भी लाना है तो आप ला सकते हैं। और यस, दैट्स इट। सही है। अब जर्नी कैसी थी? आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी कि
पहले भी ट्रैवल फर्स्ट फर्स्ट हाँ मेरी भी फर्स्ट थी भाई, बहुत डर गया था मैं तो। कैसी थी आपकी जर्नी? नहीं देखो, मैं तो मतलब ऐसा इंसान हूँ कि भाई जो होगा देखी जाएगी। हाँ ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं बहुत ज्यादा, जैसे लोग जो है 1000-2000 यूरो कैश लेकर आते हैं और अकाउंट भी, तो मैंने तो ना तो कोई वो किया था, जो कौन सा कार्ड फॉरेक्स होता है, हाँ मैं फॉरेक्स कोई कार्ड। फॉरेक्स कार्ड नहीं लाया था। ठीक है, और मैं कोई बहुत मेजर अमाउंट नहीं लाया था, मैं सिर्फ और सिर्फ 250 यूरो लेकर आया था। ठीक है, सही है। क्योंकि मैंने अपना रेंट पे कर दिया था पहले ही, हाँ तो उसके अलावा मुझे लगा 250 में हो जाएगा, क्योंकि एक मेरी 15 दिन के अंदर अंदर स्कॉलरशिप आनी ही थी, तो ठीक है। तो मैंने तो यही सोचा था कि जो होगा देखी जाएगी, अब चलते हैं बस। तो जब फ्लाइट में बैठा, तो अब मेरे को नहीं पता, मतलब मैं पहले गया हूँ, मैं गोवा गया था, लद्दाख गया था, बट इंटरनेशनल फ्लाइट और बहुत देर, मतलब 14 आवर्स 15 आवर्स की फ्लाइट। तो और मैं, मतलब इंडिया की जो फ्लाइट्स होती हैं वो 1-2 घंटे की हैं, उसमें तो कुछ ऐसा खाने हाँ पीने का कुछ ऐसा हाँ होता नहीं है, होता पर यहाँ पे तो मेरे को भाई उन्होंने लंच भी दिया, मेरा तो सुबह से शाम तक की थी, राइट। तो लंच भी दिया, डिनर भी दिया, तो मेरे को तो अच्छा लगा, बढ़िया। उन्होंने शराब भी दी ठीक और है। मैं तो शराब नहीं पीता, बट फिर मैंने एप्पल जूस पिया। हाँ तो मैंने एप्पल जूस बहुत बार बोला। अच्छा, तो ये कैमरा के लिए तो नहीं बोल रहे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं सच में नहीं पीता ठीक कैमरे है। के लिए तो हाँ। मैंने एप्पल जूस लिया वहां पे। और बाकी खाना तो बहुत अच्छा नहीं होता है, हम्म, आप लेकिन जो फ्रूट्स होते हैं वो आप ले सकते हो, फ्रूट्स अच्छे होते हैं। हम्म, बाकी फ्लाइट ठीक थी, मतलब कोई ऐसा मेरे को परेशानी नहीं हुई, बट जब यहाँ पे आए पहुंचा तब ऐसा लगा कि ओ इतनी साफ सिटी इतना क्लीन जगह पे पहुंच गया हूं मैं, और बहुत थक गया था, हाँ तो फिर मैंने सीधा बस ली और यहाँ पे आके रेस्ट किया। सही है। Yes. मेरे केस में क्या हुआ था, मेरी मतलब मैं इंडिया में भी कहीं नहीं गया, फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ऐसे ओके। हो गया। तो मतलब अभी ये बहुत फुद्दू चीज है, बट मैं सोच रहा भाई ये सीट बेल्ट उतारते कैसे? हाँ नहीं नहीं, ऐसा तो ऐसा होता है बिल्कुल। मैं ऐसे गवार वाली फीलिंग आ रही थी भाई, सीट बेल्ट नहीं उतारने आ रहा है बंदे को, बट स्टिल वो हो गया। तो वो एक तो मेरे को सोशल एंजाइटी थी कि यार किसी से पूछ भी, मतलब कैसे हाँ पूछूं कि यार ये कैसे निकालूं सीट बेल्ट। तो वो एक एक्सपीरियंस अलग ही था। फिर पूरे फ्लाइट में शांत रहा, क्योंकि खाने का मन नहीं कर रहा था, कि फर्स्ट फ्लाइट है तो वो थोड़ा हाँ ऐसे ऊपर नीचे हो रहा हाँ, था। वो होता ही होता है। तो फर्स्ट इसमें नहीं खाया, तो मैं एमिरेट से आया था, तो पहले इंडिया से दुबई आया, हाँ फिर दुबई से यहाँ आयरलैंड का। तो दुबई की फ्लाइट में जो 3 घंटे का था, तब मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि एयरपोर्ट पे मैंने KFC ले लिया था। हम्म, फिर वहां से यहाँ आया। अब मुझे पता नहीं था कि बस बुक करनी है, ठीक है। वो जो तो सिटी यहाँ पे लिंक। किसी से कोऑर्डिनेट नहीं किया था? नहीं मतलब उन्होंने बोला था कि बस स्टॉप पे, जैसे गेट 11 जोन 11, अब हाँ पता है ना कि कहाँ आना है करके, अब तो इतनी बार ट्रैवल कर लिया, अब पता हाँ, है कि कहाँ आना है, तो तब नहीं पता था कि ठीक है किसी से, और इंटरनेट नहीं चल रहा था। ठीक है। वाईफाई ब्लर, हाँ, अरे दुबई में बाहर एयरपोर्ट पे तो आके, वाईफाई, अच्छा हाँ, बाहर एयरपोर्ट नहीं के होता बाहर है, आके। यस यस। तो अंदर से मैंने देख लिया, हाँ ठीक है यहाँ जाना है करके, पर हाँ बाहर आके वो हो गया, और फोन मेरा थोड़ा पुराना था तभी, हाँ, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम देने लगा। तो जैसे ही बस आती थी ना, उसका फ्री वाईफाई मिलता था। ओ कनेक्ट करके, ओ हाँ अच्छा इधर जाना है, ठीक है तो वहां जाते हैं। ओके। तो टिकट नहीं, तो मेरे को किसी ने बोला कि कैश में 15 में तुम वहां से टिकट लेके निकाल हाँ सकते हो। तो मैं 1 घंटा रुका था, वो सिटी लिंक गो बस, ये तो पता नहीं था क्या है। हाँ फिर मेरे को एयर कोच करके एक जो है, हाँ वो ड्राइवर बोला उतरा आप नीचे, और मैंने उसको पूछा यार मेरे को गॉलवे जाना है, तो बस पे दिख रहा था गॉलवे, तो छोड़ देगा क्या? वो बोला टिकट है, मैंने बोला नहीं। बोला यार फिर तो दिक्कत है, मैंने बोला यार 12-1 बजे, रात के हाँ 12-1 बजे, तो ले लो यार, कुछ तो हाँ कर लो। तो वो बोले हाँ ठीक है चल, मैं तेरे को बस में बैठ जा, हाँ मैं तेरे को स्टेशन पे लेके जाता हूँ जहाँ टिकट है, तू टिकट ले ले बस, हाँ, और मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो बंदा बहुत सही था। तो आप हाँ, जो बोल रहे हो ना, हेल्पफुल, हेल्पफुल काफी, मतलब बिल्कुल आते सार इतना हेल्पफुल किसी ने कर, तो मैं बिल्कुल। बोला सही है। देन उतरा स्टेशन अपना आई स्क्वायर पे, किनलेस था, 3 बजे रात के। मैं 2 बैग लेके, मेरी फटी पड़ी, क्योंकि पता नहीं ना सिटी कैसे, हाँ, सेफ है नहीं है। बिल्कुल ट्रू। तो भाई फटी पड़ी है कि यार चलो तो धीरे धीरे। अकोमोडेशन पहले से नहीं सॉर्टेड था? नहीं था किनले, तो मैं उस पे भी आता हूँ, अच्छा मैं किनलेस हॉस्टल में रहा दो अच्छा, हफ्ते के लिए, ठीक है, फिर मेरे को अकोमोडेशन मिला, यहाँ के कनेक्शंस बन बन के। तो ओके। आपका कैसे सॉर्ट हुआ है यार पहले ही? यार मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी था कि मेरे ऐसे में एक एक पता नहीं, मैंने कोई ग्रुप में था, उसमें किसी से हाँ। बात करी, उन्होंने कहा कि मैं इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक कहीं जा रहा हूँ, हम्म। और टेम्परेरी एकोमोडेशन था। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज है, उसी टाइम पे मैं आ रहा था, उससे एक दिन पहले हाँ मैं आ रहा था जिस दिन वो जा रहे थे।
तो उन्होंने कहा ठीक है, पर उन्होंने कहा पेमेंट पहले करनी है। अच्छा। उन्होंने कहा मैं नोएडा से हूँ, बात नोएडा से ही थे वो। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो आप ये लो पेमेंट, कोई बात नहीं देखी जाएगी, मतलब रिस्क रिस्क लेने का रिस्क मेरे ले को ना लिया। अलग ही एक वो है कि भाई हाँ हाँ ठीक है क्या होगा इससे ज्यादा, हाँ। पैसे लेके ही तो भाग जाएगा, इससे ज्यादा क्या करेगा। तो ठीक है, तो ऐसे मेरा सॉर्टेड था कि उन्होंने बस बुक कर दी थी, फिर मैं आ गया, उन्होंने मस्त खाना बना रखा था मेरे लिए, दाल बना रखी थी। अरे वाह, सही है। फिर वो चले गए, फिर सुबह मेरे को अब क्या खाऊं, हाँ, सुबह ये हुआ कि अब क्या खाऊं, कुछ था ही नहीं खाने को। फिर मैंने घर पे फोन किया कि मम्मी जरा बता बताओ दो कैसे रेसिपी। बनाया जाएगा। हाँ। और एक और चीज मैं बताऊंगा कि हाँ, फ्लाइट एक्सपीरियंस में मेरा जो सेकंड टाइम हुआ ना, जब मैं यहाँ से वापस जा रहा था, तब क्या हुआ कि मेरा लंदन से लेओवर था, तो मैं वहां बैठा, फ्लाइट में बैठ गया मैं अंदर। बैठने के बाद मैंने मूवी लगा ली जो फ्लाइट्स में होती है, मूवी देखा, 1 घंटे की मूवी थी वो। 1 घंटे बाद मैंने देखा हलचल हो रही है बहुत ज्यादा फ्लाइट में, मैं कहा, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मैंने अच्छा। किसी से पूछा कि भाई क्या चल रहा है, हाँ। तो उन्होंने फ्लाइट अभी टेक ऑफ ही नहीं हुई है। मैंने फक, मैं 1 घंटा हो गया भाई, ये 45 मिनट की मूवी मैंने देख ली है पूरी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है एक और दूसरी मूवी लगाता हूँ। हाँ, मैंने दूसरी मूवी लगा ली, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाद भी वो सेम फ्लाइट सेम उधर ही। फ्लाइट वहीं खड़ी है। फिर मैं आगे पूछने गया कि भाई क्या मैटर है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, कुछ ऐसा टेक्निकल इशू आ गया है और फ्लाइट डिले है। मैं कहा, कितनी देर तक होगी, मुझे भूख लग रही है। तो उन्होंने कहा कि जब तक टेक ऑफ नहीं होगी तब तक हम खाना सर्व नहीं कर सर्व नहीं सकते। कर सकते हैं मैंने कहा नहीं भाई भाई। मुझे तो खाना खाना है। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि आप पीछे आ जाओ। अच्छा। फिर मैं पीछे गया, उसने बढ़िया खाना, बढ़िया मेरे लिए जूस के पैकेट, और बढ़िया जो ऐसे स्विस एयरलाइंस थी, तो उन्होंने मेरे को बढ़िया ऐसे बहुत सारे चॉकलेट्स, बहुत सारे जूस के पैकेट, उन्होंने कहा कि इट्स ऑल फॉर यू एंड यू कैन टेक वट एवर यू वांट। मेरे को वहाँ अच्छा खाना दिया। सही है। फिर वो फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई, फिर नेक्स्ट फ्लाइट हमारी 8 घंटे बाद थी। अरे बाप रे। फिर हम उसमें गए, और जब मैं इंडिया पहुंचा तो मेरा लगेज नहीं था मेरे पास। फिर लगेज जो है नेक्स्ट डे आया। तो मेरा तो यहाँ से आते समय मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, पर जब यहाँ से जाता हूँ तो इश्यूज आते हैं। जब मैं सेकंड टाइम यहाँ से गया, तो मेरे एक दोस्त ने क्या किया कि सस्ती फ्लाइट के चक्कर में 2 लेओवर दे दिए थे यूरोप में। अब 2 लेओवर आप लेते हो तो आपका वीजा, आपको वीजा चाहिए होगा वहां के लिए। यूरोप में अगर आप यूरोप में ओके। अगर एक एंट्री है तो आप कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 यूरोपियन कंट्रीज हैं तो आपको वीजा चाहिए। ठीक अच्छा। है, मेरे पास नहीं था। मेरे को फ्रैंकफर्ट पे पहुंचा, मैंने कहा आई हैव माई फ्लाइट लाइक आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 45 मिनट्स। उन्होंने कहा कि भाई अगर दोबारा इस नहीं नहीं पहले मैं पहुंचा, उन्होंने कहा कि ना यू कांट बोर्ड। मैंने कहा ऐसे कैसे, मतलब हाँ मेरी फ्लाइट है, ये मेरी टिकट है, हाँ। मेरे को इंडिया जाना है। फिर नो नो नो, फिर उन्होंने वहां की पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस ने मेरे को बोला कि सुन भाई, अगर इस बार चला गया तो तेरे को ये जेल भेज देंगे, और ये गलत है, तुम इलीगल घुसना चाह रहे हो। मैंने कहा भाई सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, मैं कैसे इलीगल। हाँ। फिर तो मेरे को तो वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी हुई, मैं वहां बैठा रहा। फिर मैंने उनको बोला कि मेरा लगेज जो है वो एयरलाइंस वाले वहीं छोड़ गए। अब मैं एग्जिट नहीं कर सकता, लगेज ला नहीं सकता अपने पास, अरे। और मेरी जो फ्लाइट थी, अब मैं उसको कैसे पकड़ूं, वो छूट गई। फिर मैंने दूसरी फ्लाइट बुक करी वहां से दुबई, और दुबई से इंडिया। वो पैसा भी गया, दुबई वाला की नहीं नहीं करी। मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे जिन्होंने उस टाइम पे मदद करी, तुरंत फ्लाइट्स बुक कर दी। फिर नेक्स्ट फ्लाइट थी 9 घंटे बाद। 9 घंटे मैं उसी एयरपोर्ट पे था, मस्त फुल सिक्योर। और फिर मेरे को मस्त, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट अच्छा दिया हाँ, कि 2 पुलिस वाले मेरे साथ जा रहे हैं, और मेरा लगेज भी उनके पास है, वो अंदर से ले आए थे। वो उनको तो आप शक वाले ना, ये हाँ नहीं कि आपकी खैरियत कर रहे हो, तो क्रिमिनल से देख रहे हैं ना कि भाई इसको भाग ना जाए कहीं। नहीं नहीं नहीं, जब मेरा लगेज एक्सचेंज हो रहा था तब नहीं। पहले उन्होंने जब ऐसे बोला ना कि आप अगर दोबारा गए तो हम ऐसे लीगल एक्शंस लेंगे, मैंने उनको बताया, मैं कहा भाई सुन, मैं कहा आई एम डूइंग पीएचडी और वो भी लॉ में। मैं कहा हाँ। मेरे से फालतू का ये सब मत बताओ, ये मेरी टिकट्स हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें मेरी क्या गलती है बता दो। फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर आप सेकंड कंट्री में जाते हो आपको वीजा चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं आपकी बात मान गया, बट अब मेरे को ऑप्शन तो दो कि कैसे जाना है। फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट फ्लाइट बुक करो। मैंने फ्लाइट बुक करी, मैंने कहा मेरा लगेज, कहते किसी को बोलो आपको घर पहुंचा देगा। मैं कौन पहुंचाएगा, मैं कहा आप पहुंचा दोगे, कहते व्हाई विल आई डू। मैंने कहा तो फिर मेरा कोई नहीं है जर्मनी में। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है विल डू। फिर वो मेरे साथ गए, हमने लगेज लिया, फिर लगेज के साथ आए, फिर उन्होंने मेरा अंदर से लगेज फ्लाइट में पहुंचाया, और फिर उसके बाद मेरे को मस्त फ्लाइट में बिठाया, कहते जाओ मौज करो। वीआईपी ट्रीटमेंट मिली है। सही है। हाँ। मैं भी करूंगा 2 फ्लाइट वीआईपी ट्रीटमेंट। नहीं पर भाई वो नुकसान भी तो है, बहुत नुकसान है। 1,000 यूरो का नुकसान हुआ। उससे अच्छा बिजनेस क्लास कर लो हाँ एक्स्ट्रा उससे अच्छा देके। बिजनेस क्लास लो और बढ़िया वो लो।
तो ये मेरा एक्सपीरियंस था फ्लाइट का। बाकी एडवेंचर था, बहुत एडवेंचर हुआ था। 2 बार गया हूं मैं इंडिया भी यहाँ से, और दोनों बार एडवेंचर हुआ है। आते समय कुछ नहीं होता, आते समय बहुत प्यार से मैं आ जाता हूँ, पर जाते समय एडवेंचरस फ्लाइट्स होती है मेरी। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से लंदन हीथ्रो से जा रहा हूँ ब्रिटिश एयरवेज के थ्रू, तो जाते टाइम तो मुझे पता है कि कुछ वो नहीं लगता है, वीजा नहीं लगता। हाँ, आते टाइम का मुझे देखना पड़ेगा। वीजा नहीं लिया है? ट्रांजिट वीजा लगता है हाँ, लंदन? हाँ बिल्कुल लगता है भाई। अच्छा, तो लेना पड़ेगा। वीजा लेके जाना, क्योंकि मतलब ऐसे आप इधर से जा रहे हो, जाते समय ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उन्हें रोका हाँ तो तो फिर बेटर चाहिए है कि होगा। होना तो चाहिए। बेटर है कि वीजा अप्लाई कर दो, 1 हफ्ते में आ जाता है लंदन का। तो ट्रांजिट वीजा नहीं, लंदन का ही वीजा ले लो ना वो सीधा। तो मेरा अभी खत्म हो गया, अभी जस्ट खत्म हुआ। तो मेरे पास अच्छा, ऑलरेडी यूके का अच्छा वीजा आप था। लंदन से कहाँ जा रहे हो? इंडिया। फिर शायद नहीं चाहिए, फिर नहीं जाते चाहिए। टाइम तो नहीं नहीं चाहिए, चाहिए, नहीं आने चाहिए। का पूछना है बस। आते समय भी नहीं चाहिए। हाँ, आते समय भी आते नहीं। समय हीथ्रो आऊंगा और डायरेक्टली हाँ, डबलिन। वहां से डबलिन। मतलब अगर कोई एक कंट्री, जैसे यूरोप में भी यही रूल है कि अगर आप यहाँ से आयरलैंड से यूरोप जा रहे हो, जो भी शेनेजन कंट्रीज हैं, हाँ तो वहां पे एक एक अगर आपका वो है हॉल्ट है, तो आप वहां से डायरेक्ट आउट ऑफ यूरोप जा सकते हो, बट वहां से दूसरी कंट्री पे नहीं जा सकते। ये है उनका रूल। ओके। क्योंकि अगर आप, उनके यहाँ पे क्या होता है कि एक इमिग्रेशन से अगर आप पास हो गए, यूरोप में घुस गए, तो फिर आप वापस इमिग्रेशन नहीं वापस होता। इमिग्रेशन नहीं होता, फर्स्ट इमिग्रेशन होता है बस। तो इसलिए इनका ये रूल है कि भाई आप को अगर आप दूसरी भी विजिट कर रहे हैं तो आप नहीं जा सकते, वीजा चाहिए आपको। समझ गया अब। हाँ मतलब समझ गया वो रूल क्यों आ रहा है, बिकॉज वो एक ही बार करते हैं जैसे। हाँ, हाँ मेरा भी जैसे अगर हुआ मेरा था। वहां से दुबई था, तो मैं फिर उस सेक्शन में जा ही नहीं रहा, मैं इधर से दुबई से निकल जा रहा हूँ। हाँ अगर मेरा वो होता यूरोप, यूरोप तो इधर जाता, तो यहाँ से फिर मैं कहीं भी जा सकता हूँ, हाँ। और फिर कोई चेक नहीं करेगा, वो फर्स्ट चेक है सिर्फ। राइट राइट राइट, वो हुआ था मेरे साथ भी। अभी टुलूस गया था तब हुआ था ये, फ्रांस। हाँ, मेरे भी अभी यूरोप का वीजा लगाया है, let's see। अच्छा मतलब हो गया नहीं कि नहीं, अप्लाई इन किया है, प्रोसेस है? और टचवुड हो जाएगा। हो जाएगा यार, यस। हो जाए, फंड्स वंड्स दिखाए तो हो जाएगा। हाँ, मतलब मैंने तो इनविटेशन लिया है दीदी से, हाँ तो फ्रेंड्स एंड फैमिली विजिट है, लेट्स ओके, सी। फिर सही है। यस। हाँ तो यहाँ के फर्स्ट एक्शन क्या लेनी है, जैसे आईआरपी हो गया या ओके, ओके। बैंक खोलना है? सो जैसे ही आप फर्स्ट आयरलैंड में लैंड करते हो, तो सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करो कि भाई आप अब आयरलैंड में हो, तो अब एंजॉय विदेश करो। पहुंच गए। वह आखिरी में आपका जो ड्रीम था वो पूरा हो गया है। तो पहुंचने के बाद आपको कुछ चीजें करनी है, जैसे कि सबसे पहले आप कॉलेज से अपना आई कार्ड बनवाओगे। सबसे पहला, कॉलेज से आई कार्ड लेने के बाद आपको अपना टाइम टेबल, जो भी डिटेल्स हैं क्लासेस की, वो सब आप ले लोगे। आपको फिर अप्लाई करना है आईआरपी कार्ड। आईआरपी के लिए आपको आयरिश रेसिडेंस परमिट कार्ड होता है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, या तो यूनिवर्सिटी के थ्रू, या आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। वो अपॉइंटमेंट मिलेगी 15-20 दिन या 1 महीने बाद की। तब तक आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि आप क्यों रह रहे हो, क्या है, लेकिन वो परमिट वही है, आईआरपी परमिट होता है। उससे उसके बाद, उससे पहले ही आप पीपीएसएन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कहीं पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो उसके लिए पीपीएसएन नंबर चाहिए होता है। तो पीपीएसएन नंबर के लिए आईआरपी की जरूरत है। नहीं। हाँ, हाँ शायद क्या? शायद पता नहीं। तो सबसे पहले आईआरपी के लिए आपको डेट ले लेनी है, और पीपीएसएन नंबर के लिए आपको अप्लाई करना है। ये दोनों बहुत मेजर थिंग्स है। और बैंक अकाउंट, पीपीएसएन के लिए बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो जिस दिन आप कॉलेज का आई कार्ड लोगे, सेम डे आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिर आप पीपीएसएन नंबर, 3 थिंग्स होगी, देन आप आईआरपी कार्ड, एंड देन आप लीप कार्ड। लीप कार्ड आप स्टूडेंट यूनियन से ले सकते हो, स्टूडेंट यूनियन जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की है। और लीप कार्ड इज लाइक कार्ड फॉर ट्रेवल इन बसेस एंड ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो उसमें आपका बहुत सस्ता होता है, 65 सेंट्स की एक ट्रिप होती है, वैसे नॉर्मली 1.5 यूरो की होती है। और आपको क्या करना है, और बाकी एक मेरा मस्त सजेशन है कि भाई यहाँ आए हो तो कल्चर, जो इंटर कल्चर है, उनको एक्सप्लोर करो, और इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाओ। इंडियन फ्रेंड्स तो आपके बन ही जाएंगे ऑटोमेटिकली, बट आप इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाओ, तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। नहीं, मतलब अपने क्या बोलते हैं, अपने सर्कल से थोड़ा बाहर निकल के भी देखो। यस, तभी आप कुछ नया सीख पाओगे। तभी आपका जो यहाँ आने का पर्पस है ना, वो सॉल्व होगा। यस। अगर आपको सिर्फ इंडियंस के साथ ही दोस्ती करनी है, तो आप इंडिया में ही रहो। मतलब वो माइंडसेट के साथ मत आओ कि मैं, वो माइंडसेट चेंज करो। और यहाँ पे एक्सप्लोर करो चीजें। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए हैं। कॉलेज के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सोसाइटीज। और यस, लेट्स कम टू सोसाइटीज। बहुत सारी सोसाइटीज हैं यूनिवर्सिटी में। आप कोई भी अपने मनपसंद की सोसाइटी ज्वाइन करो, उसमें पार्ट लो, उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं।
then you will get to know their culture, you will get to know so many things which you are lacking in India. Right. हाँ, मतलब मैं तो पर्सनली बहुत मानता हूँ, ये मेरी पर्सनल ग्रोथ, ऐसे मैं यहाँ अगर होऊंगा तो यहाँ आ गया हूँ अभी। हाँ, और that's because of the engagement with societies, with college, with staff, with students. Yes. तो आपको engagement करनी है सबके साथ, और बाकी yes that's it, और क्या करेंगे, और बाकी मौज लो भाई, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आयरलैंड ऐसे कोई किसी से डरना नहीं है, जो करना है वो करो। हाँ, फुल, किसी से बदतमीजी मत करना। और यहाँ पे अगर आप शराब पीते हो, इफ यू ड्रिंक, तो अपने आप को कंट्रोल में रखना, क्योंकि यहाँ पे लोग कितना भी ड्रिंक कर लें पर वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालेंगे कि उसने ड्रिंक कर रखी है और उसने आपका यूज करे या आपने उसका किया। ऐसी सिचुएशन में वो डालते ही नहीं है। वो बहुत ही सेफ रहते हैं और बहुत ज्यादा ऐसे पोलाइट रहते हैं, और ड्रिंक करने के बाद भी वो अपना आपा नहीं खोते हैं, बट इंडियंस खोते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर ड्रिंक, अगर ड्रिंक कर रहे हो तो लिमिट में करो, अगर लिमिट से ज्यादा कर रहे हो तो आप लिमिट में रहो। मतलब बेसिकली वो भी एक है कि तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, तो बाहर आके कुछ बिल्कुल उल्टा पुल्टा, हाँ, मतलब तो देख लेना। अगर कुछ गलत करोगे तो वो बोलेंगे कि आप गलत नहीं हो, इंडियंस ही ऐसे, सारे इंडियंस ऐसे होते हैं, वो सब टैग हो जाएंगे बाकी सारे। सही बात है। और बाकी आपको ऐसे इंडिया की पूरी फील के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन सोसाइटी है, वो सारे इवेंट्स कराती हैं, होली, दिवाली, जो भी XYZ इवेंट्स हैं, बहुत सारी सोसाइटीज हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। यस, बाकी लिंक्डइन पे आपको रीच करे, बाकी आपको कोई वाला माहौल चाहिए होगा, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे कभी भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमसे, और हम हमेशा अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। सही है यार। और कुछ आपको इनपुट देने हैं इस पूरे, मतलब आई थिंक सभी कवर कर लिया कि आना कैसे है, जर्नी कैसे रहेगी, तो आई डोंट थिंक और कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट एनीवेज, आप आपकी लाइफ बताओ, अभी क्या चल रहा है करंटली, आप किस पे काम कर रहे हो, फ्यूचर प्लान्स क्या है? या कुछ मैं फ्यूचर नहीं बोल चलो फ्यूचर नहीं पूछता हूँ, जैसे रिएक्शन मिली है। फ्यूचर बताता हूँ ना भाई। हाँ, बोलो। फ्यूचर देखो गाइस, मैं अभी PhD में, मेरा 2nd ईयर है, और मैं जो है रिसर्च कर रहा हूँ अपनी एम्प्लॉयमेंट लॉ के ऊपर, ह्यूमन राइट्स बेसिकली। और मेरा जो है अभी क्या चल रहा है, ओ नेक्स्ट ईयर, यार क्या बताऊँ मैं, शादी वादी कर रहे हो क्या? ऐसा बिग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरे घर वाले डेली मुझे डेली नहीं, मतलब हफ्ते में एक बार किसी एक प्रपोजल भेजते हैं, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल। तो अभी इस पे बता दो पॉडकास्ट पे, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। देखो बेटे ने आपका वो कर दिया है कमिटमेंट, देखना शुरू, मतलब देख ही रहे हो ऑलरेडी, वो देख रहे हैं, फाइनल कर दो जो भी है। नहीं, करेंगे शादी भी जल्दी, मतलब विद इन नेक्स्ट 1 ईयर और 1.5। सही है, देखते हैं। तो अच्छा, एक पूछना था, जैसे आप PhD कर रहे हो, तो यहाँ का वर्क कल्चर कैसे लगा, वर्क एथिक्स कैसे? ओके, सो गाइस, सबसे अच्छी चीज यहाँ की है कि भाई यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, बहुत ही बढ़िया है। जैसे आज सैटरडे है, आज पूरी लाइब्रेरी में कोई, कहीं पर भी कोई है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे काम करना है, आपकी रिसर्च करनी है, अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम कर रहे हो या कुछ भी XYZ वर्क कर रहे हो, तो आफ्टर 5 ऑन फ्राइडे और टिल मंडे 10 और 8, वट एवर द टाइम, इस टाइम पे इट्स योर पर्सनल टाइम। आपको जो करना है आप करो, आप किसी मेल का रिप्लाई नहीं करोगे, आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि आपने इस टाइम पे क्या किया है। और आपका वैसे नॉर्मली भी अगर आप सुबह 8 से, सुबह 10 से और 5 के बीच, इसके बाद आपको कोई मेल नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो यू डोंट हैव टू रिप्लाई। और बहुत ज्यादा बैलेंस है चीजें, आपको अपना मी टाइम बहुत मिलेगा। और आप ऐसे किंगफिशर यहाँ पे क्लब है, वहां वो ज्वाइन कर सकते हो, स्टीम, सोना, स्विमिंग एंड जिम के लिए। एंड आप अपना पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत टाइम मिलेगा आपके अपनी ग्रोथ के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई दोस्त का बर्थडे है, चलो भाई पूरी रात 2 दिन निकल गए, कश्मीर यहाँ चले गए, कसौल चले गए, इधर चले गए, ऐसा नहीं है। तो आपको यहाँ पे अपना बहुत ज्यादा पर्सनल टाइम मिलेगा, तो आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत काम कर सकते हो और खुद को बहुत ज्यादा ग्रूम कर सकते हो। यस, सबसे पहले तो मुझे लगता है यहाँ के पर्सनल डेवलपमेंट वाइज मास्टर शेफ तो जरूर बन गए। मास्टर शेफ गाइस, मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनको मैंने क्लासेस दी हैं, सोचो, खाने की क्लासेस दी हैं।
तो और मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं कभी ऐसे किचन में अपने घर पे तो नहीं गया था, मतलब गया था बट खाना नहीं बनाया कभी। यहाँ पे पहली बार आके मैंने खाना बनाया, और अभी तब तो बहुत बेकार बनता था, तब भी मुझे अच्छा लगता था, पर अब तो भाई अब मैं बहुत अच्छा प्रॉपर खाना बनाता हूँ, अच्छा प्रॉपर। सही है। यस। इसके बाद जा रहे हैं फिर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, खाना आज भाई का हमारे साथ है, बढ़िया कुछ बनाता हूँ मैं, चलो। सही है, सही है। तो आई थिंक थैंक्स यार, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए एंड पॉडकास्ट पे आने के लिए, या फॉर दिस स्टूडियो एज वेल। या थैंक यू सो मच गाइस थैंक फॉर यू, थैंक यू watching सो us, मच। and we'll see you in the new or next podcast, and please like, share and subscribe the channel. इनका भी यूट्यूब चैनल है वैसे, Yes. तो आई लिंक ऑल द आई पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप Yes. जाके देख सकते हो। एंड जो भी हमने इसमें बात की है, होपफुली आई ट्राई टू पुट ऑल द लिंक्स। जैकेट जो डिकैथलॉन का हाँ इतना फेमस है, yes. तो एंड अगर डिकैथलॉन में से कोई देख रहा है तो स्पॉन्सरशिप के लिए हमको चलेगा, ऐसे कुछ वो Yes. नहीं है। हाँ, अगर आपको आइलैंड में कुछ करवाना है, कुछ भी एक्स वाई हाँ जेड है, हाँ, तो कर सकते वी हैं। आर ओपन फॉर दैट। यस, डेफिनेटली। Yes. चलो, थैंक यू सो Okay मच। guys, thank you so थैंक्स। much. We'll meet next. So that was Mr. Sachin Yadav, my brother. Thank you so much for the insightful conversation. I hope you guys found it very helpful and I was able to ask correct questions, and those questions answered your questions, like all the doubts, because I know moving to a different country how it feels, because I did it myself. And the more question, like you have so many questions, and it always feels very good if someone answers those questions. So I have tried to do that through this video, through this podcast. If you are still watching until this moment, thank you very much for sticking around. And if you haven't yet, a subscribe would be really helpful. And please like the video or drop a comment however you feel this video was insightful. And if you feel there was some bits missing or something, you can just let me know in the comment section, and I'll try to improve it in the next video. I have a really cool playlist about placements. So if you're a student and want to look into placements, you can check it out here. Placement Saga. Yeah, I am kinda into anime, so that's the name. Well, see you there. Bye bye.